ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के विकास में भारत की अग्रणी भूमिका। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर और ऊर्जा विशेषज्ञ डॉक्टर CK वार्ष्णे। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। भारत में मुख्यालय वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 4 दिवसीय 5वां अधिवेशन नई दिल्ली में सोमवार को शुरू हुआ और कल संपन्न होगा। लगभग 110 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ सौर ऊर्जा की दिशा में अपने राष्ट्रीय अनुभवों और प्रगति पर जानकारी साझा कर उन अहम पहलुओं पर गौर कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा के उत्पादन और व्यापक उपयोग को गति देंगे। सौर समृद्ध देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का सुझाव सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। वर्ष 2015 में श्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसोis ओलांद ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा की। ISA की अध्यक्षता भारत और सह अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है। अभी चल रहे ISA के अधिवेशन में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह अध्यक्ष के पद के लिए और फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट क्रिजुला ज़ैकर-पोल्यू सह अध्यक्ष के पद के लिए दोबारा चुने गए हैं। आज अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा न सिर्फ वायु जल परिवर्तन की चुनौती का उचित समाधान है, बल्कि फॉसिल फ्यूल्स का भी अच्छा विकल्प है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में विस्तार और भंडारण तकनीक और क्षमता दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगले महीने इजिप्ट में होने वाले वायु जल परिवर्तन के 27वें COP सम्मेलन में ISA विकासशील देशों में ऊर्जा परिवर्तन और ऊर्जा विस्तार के लिए क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा उठाएगा। और अब भारत में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 5वें अधिवेशन के परिदृश्य में ISA के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार से जुड़े अहम पहलुओं पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। आइए सुनते हैं। डॉक्टर माथुर, हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन के बारे में बता सकते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है और भारत की इसमें क्या भूमिका रही है? सौर संगठन का सबसे पहले आइडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के तब जो राष्ट्रपति थे फ्रांसोis ओलांद, उन लोगों ने जब पेरिस में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय किया था। उसके तत्पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी बनाई गई जिसपे कि 2018 के शुरू में कई देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए और वो फोर्स में आई। उसके पश्चात क्योंकि ये भारत की पहल थी तो इसका हेडक्वार्टर्स भारत में, शायद हम पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि भारत में हेडक्वार्टर्ड है और आज की तारीख में लगभग 110 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें से कि 90 ने इसको रेटिफाई, इसकी पार्लियामेंट्स के थ्रू पुष्टि भी करी है। हम लोगों का गोल है कि हर देश में हर जगह पर सौर ऊर्जा किस प्रकार से सबसे सस्ती और आपकी पसंदीद ऊर्जा स्रोत बने, इसके लिए हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, इसके लिए हम लोग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए अब एक पहल है कि किस प्रकार से जिन जगहों पर सौर ऊर्जा के लिए निवेश के लिए पैसा नहीं आ रहा है वहां पैसा कैसे आए, और खासतौर से छोटे देशों में जहां पर की डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है उसकी पहल भी हम लोग करते हैं। जो वार्षिक बैठक हो रही है उसका एजेंडा क्या है और उसके फोकस एरियाज? वार्षिक अधिवेशन जो होता है उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि हर बैठक में होनी ही है, जैसे कि अकाउंट अप्रूव करना और ये सब। लेकिन जो 2 बड़े बड़े मुद्दे हम लोग रख रहे हैं सामने, एक तो है किस प्रकार से निवेश उन जगहों पर लेके आए जहां पर वो नहीं हो रहा है। पिछले साल 2021 में लगभग $200 बिलियन का निवेश हुआ था सोलर में दुनिया भर में, लेकिन केवल 5% अफ्रीका में हुआ। तो हम लोगों ने इन्वेस्टर्स से पूछा इसकी वजह क्या है, और ये बताया गया कि क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा इन देशों में जाने के लिए। इस अधिवेशन में एक प्रपोजल कि एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके तहत अगर कोई प्रोजेक्ट इन देशों में बने, उसका अगर बिजली का पेमेंट वो पार्टी ना कर पाए तो इस पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म के द्वारा हो। इस वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इन एरियाज में निवेश भी बढ़ेगा। जो दूसरा प्रपोजल है किस प्रकार से अफ्रीका में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाए जाएं, क्योंकि पैसा लाना तो एक बात है लेकिन उसको यूज कौन करेगा।
तो एक स्टार्टअप्स का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट इंडिया की मदद ली है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली है और जो और सौर ऊर्जा से बंधे हुए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उनकी भी मदद ली है। इसके तहत 10 एरिया में हम लोग 2 एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको किस प्रकार से निवेश मिले, उनको किस प्रकार से तकनीक मिले, उनको किस प्रकार से सप्लाई चेन मिले, इस पे उनका हाथ उनके साथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का विचार है कि एक तरफ से जब आप निवेश की बात करेंगे और दूसरी ओर से जब एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स की बात करेंगे तब मिलके उस पूरे कॉन्टिनेंट में एक बदलाव आएगा। सर, भारत की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में जो बढ़ रहा है भारत, उसके जो उन्होंने टारगेट सेट किए हैं उसके बारे में हमें बता सकते हैं, और जो नवीकरणीय ऊर्जा का इकोसिस्टम है हमारा, उसमें सौर ऊर्जा की क्या सिग्निफिकेंस है? हम लोगों ने पहले तो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन से ये कहा था कि हम लोग 2030 तक 40% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल होगी, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, न्यूक्लियर, हाइड्रो, वो ऑलरेडी हो गया है। तो अब हम लोगों ने उसको बढ़ा के 50% कर दिया। दूसरी ओर हमने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल ग्लासगो में बोला था कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा भारत। तो किस प्रकार से ये होगा? हमारा ये विचार है कि क्योंकि सोलर आज की तारीख में भी सबसे सस्ती बिजली देता है, ₹1.99 पर यूनिट के हिसाब से देता है, पर लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब सौर ऊर्जा हो, रात में नहीं होता। तो रात में बिजली कैसे देंगे? आज की तारीख में कोयले से ये बिजली हम लोगों को मिलती है, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये मानना है कि अगले 2-3 साल में बैटरीज के दाम इतने कम हो जाएंगे कि जो हमें बिजली 24 घंटे मिलती है, दिन में सोलर के थ्रू और रात में बैटरीज के थ्रू, और बैटरीज भी सोलर से ही चार्ज हुए, वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी कोयले की बिजली के कंपैरिजन में। तो हम लोगों का अपना अनुमान ये है कि 2030 से 50 के बीच में 40% बिजली के करीब मिलेगी सौर ऊर्जा के थ्रू, और ये बढ़ के 60-70% हो जाएगी 2050 तक। और बाकी जो बिजली है वो मिलेगी बायोमास के थ्रू, विंड के थ्रू, न्यूक्लियर के थ्रू, हाइड्रो के थ्रू। कहने का तात्पर्य ये है कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने अपने लिए गोल सेट किया है, वो पूरा हो ही जाएगा। गुजरात का जो मोढेरा गांव है वो 100% सोलर पावर्ड गांव बन गया है। ये जो एक मिनी ग्रिड्स का इस्तेमाल है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, उससे कैसे ये प्रचार बढ़ सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो देश में लोग हैं वो सोलर पावर को इस्तेमाल करें? एक तरह से देखा है तो आज की तारीख में रिलायबिलिटी के लिए, यानी कि हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए मिनी सोलर ग्रिड्स जो हैं ये एक बहुत ही उचित साधन है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई सारे ऐसे गांव हैं जिसमें कि मिनी सोलर ग्रिड्स की वजह से हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिल पा रही है। कई सारी कंपनियां हैं जो कि ये काम करती हैं और वो इतनी सक्सेसफुल हैं कि अब उनमें निवेश करना भी आसान हो गया है, और हमने देखा है कि कुछ विदेशी कंपनियां भी इनमें निवेश कर रही हैं। आवश्यक यह है कि इसको बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए, या रेगुलेटरी प्रोसेसेस ऐसे होने चाहिए जिसमें अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर वो कर दें तो ये सोलर मिनी ग्रिड्स बिजली सभी घरों में जहां पर आज बिजली नहीं है पहुंचा सकती हैं। और आपको लगता है कि ऊर्जा सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है सोलर एनर्जी? बहुत सारे देशों में हम लोग ये देखते हैं कि अधिकतर बिजली डीजल के थ्रू बनती है, और वो डीजल कहां से आता है? वो इंपोर्ट होता है। अगर आप किसी भी आइलैंड कंट्री को देखें, जैसे फिजी है, या ऐसे देशों को देखें जैसे गयाना है, जब दूर दराज के इलाकों में बिजली डीजल से मिल रही है, उन जगहों पे अगर आप सोलर लगाते हैं तो एक तो बिजली सस्ती हो गई, दूसरी ओर से जो इंपोर्ट्स हैं डीजल के वो भी कम हो गए। तो गयाना में अभी देखा, और देशों में भी देख रहे हैं कि आज की तारीख में ये जो आयात हैं सभी फॉसिल फ्यूल्स के, उस आयात को कम करने के लिए सोलर के बहुत तेजी से एप्लीकेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, कौन कौन से ऐसे हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं जिनको फायदा हो रहा है सोलर पावर से, या भविष्य में होने की आशा है? इस क्षेत्र में हम कितने आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहे हैं? सौर ऊर्जा हम लोगों को कई सारे क्षेत्रों में फायदा प्रदान करता है। एक है जैसे कि सोलर पंपिंग। एग्रीकल्चर में आपको बिजली मिलेगी, दिन में मिलेगी, और जिस वक्त आपको चाहिए है मिलेगी। दाम कम है जो आपको डीजल से बिजली मिलती है उसको लेते हुए। तो ये एक एरिया है जिसमें बहुत तेजी से हम देख रहे हैं सोलर का प्रचार बढ़ रहा है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उसमें सोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन्स को ठंडा रख के उनका बचाव किया जा सकता है।
हम लोग ये देख रहे हैं कि कई सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो बिजली मिलती है वो जो ग्रिड से बिजली मिलती है उससे कहीं सस्ती होती है। हाँ, ये सोलर पैनल्स कहाँ से आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हम लोगों ने ये देखा कि 85% सोलर पैनल एक ही देश से आते हैं, और इसलिए दिक्कत क्या होती है कि पिछले 1 साल में वहां से जो पैनल आते हैं तो शिपिंग के दाम लगभग 40% बढ़ गए। उससे जो पैनल्स हैं उनके भी दाम 15-20% बढ़ गए। आवश्यक ये है कि जो सप्लाई चेन है उसके जो लेंथ है, जितनी दूर उसको जाना है उसको कम करें। वो कम करने के लिए जरूरी है कि कई सारी जगह सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन शुरू हो। भारत में जिस प्रकार से हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम चालू किया, उसके तहत लगभग 15,000 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐड की गई है। वैसे ही अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आया, उसके तहत जो टैक्स क्रेडिट मिलेंगे उनसे भी बहुत सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अब दुनिया में जगह जगह पर प्रोडक्शन पैनल्स का चालू हो रहा है, और जो डाइवर्सिफिकेशन है उससे लोग जल्दी से जल्दी सोलर अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो एक तो मिलेगा और दूसरा सस्ता मिलेगा। डॉक्टर माथुर, सौर ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की भूमिका पर महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब भारत की अध्यक्षता में गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़े विभिन्न अहम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऊर्जा विशेषज्ञ डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, ऑल इंडिया रेडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर वार्ष्णेय, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वां अधिवेशन जो है वो भारत में चल रहा है। अभी शुरुआत से ही जो एक लीडरशिप रोल प्ले किया है सौर ऊर्जा के प्रचार के लिए बनी इस अंतर्राष्ट्रीय बॉडी में, उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? पेरिस एग्रीमेंट के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने, प्रेसिडेंट ने मिलकर के ये एक प्रस्ताव रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का एक प्रस्ताव रखा, जिसको के मंजूरी मिली और उसके अंदर कई सारे देश सम्मिलित हुए। और इस संगठन के अंदर अब करीब 110 देश हैं, और ये मंत्री स्तरीय मीटिंग सालाना होती है। और इसका 5वां अधिवेशन 19 अक्टूबर से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और इसके जो आयाम हैं वो ये हैं, किसी तरीके से सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए और उससे जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको रोकने की एक बड़ी चेष्टा है। आप जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन से काफी सारा कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है और हो रहा है। तो इस सब को रोकने के लिए हमें सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक करना है और रणनीति बनानी है, जिससे कि इसका अधिक से अधिक प्रचलन हो सके और आम देशों को इसकी सुविधा मिल सके। सौर ऊर्जा हर देश में पूर्ण मात्रा में मिलती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है वन सन वन ग्रिड, क्योंकि इससे हमको किसी किस्म का कोई भी जहरीली गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, और ये एक शुद्ध प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन इसके संसाधन जुटाने के लिए काफी तकनीकी चीजों की आवश्यकता होती है, और एक अलग से नीति बनानी पड़ती है। और इसकी रणनीति बनाने के लिए छोटे छोटे देश जो सौर ऊर्जा संपन्न देश हैं, उन सबको मिलकर के एक साथ जुट करके इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि साधन सबके पास सीमित हैं। लेकिन अगर उसको पूल किया जाए और उनको एक साथ जोड़ा जाए, तो हम समझते हैं कि जो तकनीकी इंफॉर्मेशन है और जो आचार विचार का आदान प्रदान है, इस सब से काफी मजबूती के साथ में सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। आपने जैसे कहा कि तकनीक बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, जो सोर्स है एनर्जी का, यानी कि सोलर एनर्जी, वो खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज में, भारत जैसे जो देश हैं जो कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं, जिन्हें सूर्य पुत्र भी नाम दिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो सौर समृद्ध देश जो है उनमें इस रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको जो हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि उसमें कितना एडवांसमेंट हुई है और क्या
क्या जो उसका प्राइसेस है, उसके जो कॉस्ट है, वो क्या उसमें रैशनलाइजेशन हुई है, नीचे आए हैं? देखिए, शुरू में तो जो सौर ऊर्जा के जो दोहन थे उसमें काफी खर्चा आता था और काफी महंगी होती थी। लेकिन समय के साथ में और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और तकनीक बढ़ी है और उसमें उन्नति हुई है और नई नई जो रिसर्च हुई हैं, चीजें उसके अंदर पता चली हैं, तो उससे अब उसकी कॉस्ट में और उसकी जो लागत है उसके अंदर काफी कमी आई है और कई जगह तो ये अब काफी अट्रैक्टिव भी हो गई है और जो नॉर्मल ऊर्जा के साधन हैं उनसे कहीं कहीं पे इसकी प्राइसिंग के अंदर कमी भी आई है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी भौगोलिक स्थिति में कहां पर हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि निरंतर इसकी लागत में कमी आई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और इन सब करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय और मल्टीलेटरल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आम आदमी, व्यापारी वर्ग और सब लोगों के सहयोग से हमें संसाधन जुटाने हैं ताकि हम हर देश के अंदर इस टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकें और सबको साझा करके हम एक वैकल्पिक ऊर्जा और एक टिकाऊ ऊर्जा और एक ऐसी ऊर्जा जो कि बिल्कुल शुद्ध है और जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और इससे किसी भी देश के आर्थिक रूप से बोझा भी नहीं पड़ता है। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया फाइनेंसिंग का और आपने बताया कि कितने अलग अलग स्रोत हो सकते हैं फाइनेंसिंग के। एक जो मुद्दा हमेशा उठता रहा है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच क्लाइमेट फाइनेंस का, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस एग्जैक्टली क्या है? क्यों ऐसा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका हमेशा ये एक शिकायत रहती है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो क्लाइमेट फाइनेंस जो उनको देना बनता है वो नहीं दे रहे हैं विकासशील देशों को? देखिए, ऐसा है कि जो भी आज हमको परेशानी आ रही है पर्यावरण परिवर्तन के कारण, उसका मुख्य कारण है वो ये है कि जो पश्चिमी देश हैं और जो औद्योगिक देश हैं और जो विकसित देश हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से और काफी तेजी से और बहुत ही अधिक मात्रा में जीवाश्म ऊर्जा का प्रयोग किया है, जिसके अंदर के पेट्रोलियम, कोल, गैस, और उससे पर्यावरण के अंदर कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी तेजी से बढ़ी है और वो वहां पर काफी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी वजह से पर्यावरण परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से कि जो गरीब मुल्क हैं जिन्होंने कि इसके अंदर जिसका कोई योगदान नहीं है और उन्होंने कोई ऊर्जा को इस्तेमाल भी नहीं किया है, जीवाश्म ऊर्जा का जिन्होंने प्रयोग भी नहीं किया है और उनका ऊर्जा प्रति पर्सन इस्तेमाल भी बहुत कम है, उन लोगों के ऊपर पर्यावरण चेंज की और क्लाइमेट चेंज की बहुत भारी मार पड़ रही है। बाढ़ें आती है, सूखा पड़ती है, तो इन सब से बहुत नुकसान होता है। तो ये आवश्यक है कि क्लाइमेट जस्टिस के लिए जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों के नुकसान की भरपाई करें, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है और जो हो रहा है और आगे जो होने वाला है, ये उन्हीं के कार्यकलापों का एक नतीजा है। तो इसमें उनकी भागीदारी बनती है, ये एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस नुकसान की भरपाई करें। उदारीकरण की नीति अपनानी चाहिए और हर संभव इसके अंदर उन्हें सहयोग देना चाहिए, तकनीकी लेवल पर और आर्थिक लेवल पर। तो इस पूरी मुहिम में आपको भारत का भूमिका है वो कितनी अहम दिखाई देती है? भारत में मुख्यालय वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और अध्यक्षता भारत की रही है अभी तक। अभी चल रहा है अधिवेशन, उसमें भी जो हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उनका अध्यक्ष के पद के लिए फिर से चुनाव हो गया है। तो आपको लगता है कि एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, भारत एक बहुत ही लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल, भारत बहुत ही लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है और ये पहल एक्चुअली में भारत के प्रधानमंत्री ने ही वहां पर शुरू की थी। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा विचार था जो कि अंतर्राष्ट्रीय समूह को बहुत पसंद आया और उन्होंने इसके अंदर स्वीकृति दी और काफी सारे देश बहुत जल्दी से इसके अंदर जुड़ गए। ये एक ऐसा संगठन है जो कि बहुत ही कम समय में बहुत प्रबल बना है और आगे इस भविष्य में इसकी संभावना बहुत अधिक है कि ये समाज के लिए और विश्व कल्याण के लिए एक बहुत प्रभावी और बहुत ही, मैं समझता हूं कि सस्टेनेबल एक सलूशन देगा,
ताकि हमें ऊर्जा का जो संकट है उससे हम उबर सकें। आज के जमाने में आप देखिए कि ऊर्जा का संकट सबसे बड़ा संकट है और इसकी वजह से आर्थिक व्यवस्थाएं हर देश की चरमरा रही हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए सौर ऊर्जा को दोहन करना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसके अंदर नई नई ईजाद करना और उसके अंदर रिसर्च करना और नए तथ्यों को जुटाना, उनकी एनालिसिस करना, स्ट्रेटेजी बनाना, ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी आवश्यक चीज बन गई है। और इस सब के करने से ये बहुत कल्याणकारी होगा, सारे विश्व के लिए इसका बड़ा भारी फायदा होगा और इससे न केवल जो देश सौर ऊर्जा प्रधान देश हैं वो लाभान्वित होंगे, बल्कि मैं कहूंगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो विकसित देश हैं उनको भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि फिर कार्बन उत्सर्जन कम होता चला जाएगा और ये आगे का जो होने वाला कार्बन उत्सर्जन है उसके ऊपर भी एक लगाम लगेगी। तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा पर्यावरण और आर्थिक व्यवस्था के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रकरण है और इसमें हर एक को पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिए। आम आदमी को, व्यवसायियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और बैंकों को, अंतर्राष्ट्रीय मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को और सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको मिल करके जुट करके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इसके अंदर हम लोगों को सफलता निरंतर मिलती रहे। ऊर्जा निकालने के लिए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए लागत कम होती चली जाए और उसके भंडारण है उसके भी नए नए साधन और आयाम हम खोज सकें ताकि अधिक से अधिक मात्रा में हम सौर ऊर्जा का भंडारण कर सके। देखिए, दिन के अंदर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, रात को नहीं होती है, तो इसलिए उसका भंडारण करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसमें नई रिसर्च बैटरी के लिए और ऐसी जहां पर कि वो किसी किस्म को पर्यावरण को नुकसान न हो, इन सब मुद्दों को देखते हुए हमें इसके अंदर आगे रिसर्च भी करनी है और नए नए तरीके से भंडारण के नए नए प्रकार भी ढूंढने हैं। तो आपको लगता है कि भंडारण का, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के जनरेशन की टेक्नोलॉजी हो, आपसी जो एक कोलैबोरेटिव मॉडल बना है ISA का, उससे पूरे विश्व में जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा मिलेगा? अगर जो गरीब देश हैं, इस संगठन के जो मेंबर्स हैं, अफ्रीका के देश हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सबको भी फायदा मिलेगा और पूरे विश्व में जो हम कहते हैं कि एक क्लीन एंड ग्रीन अर्थ बनाने की जरूरत है, उस दिशा में हम ज्यादा तेजी से बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो एक संगठन है ये आपस में नई नई जो विधियां हैं, नए नए जो तरीके हैं, उनको आपस में साझा करने के लिए एकदम तत्पर है और इसमें किसी किस्म की कोई मतलब कॉपीराइट या किसी और किस्म की बैरियर की कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें सिर्फ सबसे जरूरी है कि सब लोग इसमें अपना मिलकर के सहयोग से आगे बढ़ें और जब चीज सहयोग से आगे बढ़ाई जाती है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक, मैं समझता हूं, एक डिटर्मिनेशन किया जाता है तो जरूर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जो सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सदस्य देश हैं वो कोई भी नई टेक्निक अगर डेवलप होगी और मिलती है और उसको आगे बढ़ाया जाता है तो वो सब लोग इसको शेयर कर सकते हैं और सब इसको साझा कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी किस्म की कोई भी इसके अंदर नॉन टेरिफ बैरियर नाम की चीज बीच में नहीं आती है और यही संगठन का सबसे बड़ा एक, मैं समझता हूं, फायदा है और इसीलिए देश बड़ी इच्छा से इसके साथ जुड़े हैं। सबको बड़ी उम्मीद है कि आगे चल के उनको अपनी इस सहभागिता से बहुत लाभ मिलेगा। और डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर हम भारत की बात करें तो इस क्षेत्र में इन्वेस्टर्स, कमर्शियल जो सोलर एनर्जी के डेवलपर्स हैं, उनके लिए सरकार के जो इंसेंटिव्स हैं या सरकार के जो सपोर्ट स्कीम्स हैं, अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात हो रही है, ये सब कितना जरूरी है? ये सपोर्ट कितना जरूरी है? देखिए, ये सब चीजें उत्साहित करने के लिए बहुत आवश्यक हैं और हर संभव इनको किया जा रहा है और जैसे जैसे हमारी और समझ इसके बारे में बढ़ती चली जा रही है उसके अंदर और नए नए प्रकरण जोड़ दिए जा रहे हैं। तो इन सब की वजह से इसकी उन्नति
और इसके भविष्य में बहुत उज्जवल नजर आता है और आगे ये बहुत कल्याणकारी साबित होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि निरंतर तकनीकी रूप से भी इसके अंदर बहुत सारे नए नए तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं और भारत इसमें काफी अग्रणी रहा है। आप देखते हैं हमारे देश में सौर ऊर्जा के बहुत सारे संसाधन लगे हुए हैं और लगाए जा रहे हैं और इसके अंदर हमने काफी तेजी से प्रगति भी की है। तो इन सब को देखते हुए हमारे यहाँ एक प्रैक्टिकल मॉडल भी है और जैसा मैंने बताया कि अब सौर ऊर्जा की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसमें ऊर्जा को दोहन करने की जो दर है और जो कॉस्ट पड़ती है वो भी निरंतर कम हो रही है। तो इस तरीके से सौर ऊर्जा बहुत ही एक अट्रैक्टिव और बहुत ही एक साधन बनने जा रहा है, जिसकी वजह से हम सारे लोगों को जिनके अंदर के एनर्जी डिप्राइव्ड हैं और जिनके अंदर एनर्जी की अभी बहुत कमी है और जो एनर्जी की कमी से जूझ रहे हैं, उन सबको हम ऊर्जा प्रधान देश बनाने में सक्षम होंगे और उनकी ऊर्जा की जो आपूर्ति है उसको करने में सफलता मिलेगी। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, आपने बात की मॉडल की, तो अगर हम गुजरात के मोढेरा गांव को देखें तो रिसेंटली वो 100% सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। वहां पे जो मिनी ग्रिड्स के इस्तेमाल से ये अकॉम्प्लिशमेंट हासिल की गई है, आपको लगता है इसका अनुसरण चाहे वो अर्बन एरियाज में हो, रूरल एरियाज में हो, रिमोट एरियाज में हो, हमारा देश बहुत ही एक ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड कंट्री है, चाहे वो हिली एरियाज हो, वहां पर भी किया जा सकता है ताकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से वंचित ना रहे और शायद बाकी जो सदस्य देश हैं ISA के, उनमें भी इसका अनुसरण किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इसके दो और भी फायदे हैं। पहली बात तो है जो मोढेरा का आपने जिक्र किया वो पूर्ण तरीके से सौर ऊर्जा के ऊपर निर्भर है और वहां पर उन्होंने पूरे गांव के लोगों ने सहयोग किया है एक दूसरे से और अपने संसाधन जुटा करके अब वो पूर्ण सौर ऊर्जा को ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके से जो एक जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते थे उसको खत्म हो गया है। तो ये तो एक मॉडल हो गया और ये कहीं पे भी इसको रिप्लिकेट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो है कि इसको ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत नहीं है जो दूर दराज के इलाके हैं और वहां पर ट्रांसमिशन लाइन ले जाना बहुत ही महंगा पड़ता है और उसको रखरखाव में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन सबको ये 1 मिनट में खत्म कर देता है क्योंकि सौर ऊर्जा हर जगह अवेलेबल है। तो जो और नॉन ग्रिड एरियाज हैं वहां पर इसका इस्तेमाल तो एकदम मैं समझता हूं कि एक वरदान ही साबित होने वाला है। और इस तरीके से जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, गांव हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं और जहां पर आने जाने के साधन भी उतने सुगम नहीं है और ट्रांसमिशन लाइन तो है ही नहीं क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है और इनका रखरखाव भी काफी दिक्कत वाला होता है और बहुत टेक्निक की जरूरत होती है। तो इसके अभाव में बहुत सारे जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका में कहिए, लैटिन अमेरिका में कहिए, साउथ ईस्ट एशिया में कहिए, वहां पर ऊर्जा की बहुत अभाव है और वहां पर उसकी बहुत कमी महसूस की जाती है। तो जब ऊर्जा प्रधान ये जगह हो जाएंगी तो वहां पे उद्योग भी बढ़ेगा, लोगों के अंदर और तरीके के कार्य भी वो लोग शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से उनकी आर्थिक प्रगति भी होगी, उनके पढ़ाई लिखाई के साधन भी सुधरेंगे और हर तरीके से उनको हम कहेंगे कि वो अपने गंतव्य को, अपने जो आदर्श हैं और अपने जो काम करने के जो उनके इरादे हैं उसको पूरा करने में वो सक्षम होंगे। तो ऊर्जा एक ऐसी आवश्यक चीज है जिसकी वजह से समाज के कल्याण, समाज की उन्नति, इन सब के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है और ये जितने हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके अंदर इसकी बहुत मात्रा की कमी है, डिप्राइव्ड हैं, एनर्जी है नहीं, डिपेंडेबल एनर्जी नहीं है, क्वालिटी एनर्जी नहीं है। तो इन सब जो दिक्कतें हैं इनको दूर करने के लिए सौर ऊर्जा एक ऐसा साधन है जो इन सारी दिक्कतों को एक साथ दूर करता है। लेकिन इस सब को करने के लिए फिर धन की आवश्यकता होती है और एक मनोबल की आवश्यकता होती है। तो ये जो संगठन है वो ऐसी नीतियों पर और ऐसी रणनीति बनाने पर जुटा हुआ है और ये उसका उद्देश्य है कि किसी तरीके से सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए और अधिक से अधिक धन और अधिक साधन जुटाने के लिए तरह तरह के लोगों के साथ में ये गठबंधन करे, उनके संग पार्टनरशिप करे और इन सब चीजों को सुगम रूप से उपलब्ध कराए। वित्तीय समर्थन, सहभागिता, मनोबल और सामूहिक प्रयासों से पूरे विश्व में हम एक ऊर्जा का रेवोल्यूशन देखेंगे। इसी आशा के साथ हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
आपका डॉक्टर वार्ष्णेय। आपने हमें सौर ऊर्जा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के विभिन्न पहलुओं पर बहुमूल्य जानकारी दी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष परिचर्चा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के विकास में भारत की अग्रणी भूमिका। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर और ऊर्जा विशेषज्ञ डॉक्टर CK वार्ष्णेय। परिचर्चा का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।